आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। मतलब जब भी चार्ज मोशन में आ जाएगा तो हम उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया कि जब भी चार्ज को स्टडी किया जाएगा मोशन के अंदर तो उसकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज मोशन में दो टाइप से हो सकता है, हम करंट कहें तो दो टाइप से हो सकता है, दैट इज़ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये इसकी स्टडी थोड़े बाद में की जाएगी। अभी तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो करंट अगेन क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक मतलब कि चार्ज, तो चार्ज का फ्लो होना इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पे इसके I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम हो गया है। अच्छा, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का रेशियो भी 1 ही आएगा, तो आंसर विल बी द 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की यहाँ से डेफिनेशन क्या आ जाती है, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, या फिर हम 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, यूनिट टाइम कहना ज़्यादा अच्छा है। इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन बना दी हमने। अच्छा, याद है आप लोगों को क्वांटाइजेशन के टाइम पर हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू एनी होता है। Q इज इक्वल टू एनी पुट कर सकते हैं प्लस या माइनस पे, अभी प्लस या माइनस भूल जाओ, तो Q इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, एनी, और अपन में T है ही। तो एक और टाइम करंट का एक नया फॉर्मूला और बन गया है, Q इज इक्वल I इज इक्वल टू एनी बाय टी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास करंट के दो फॉर्मूलेज हैं, एक तो हो जाएगा Q बाई टी, एक और हो जाएगा एनी बाय टी। ठीक, इसके अलावा जो करंट होता है ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। देखो करंट हमेशा क्या होगा कि अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन फिक्स है। तो क्या हमें बार बार डायरेक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या नहीं पड़ रही है। अगर डायरेक्शन एक बार फिक्स हो चुकी है, बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से हमने क्या डिफाइन कर दिया कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले देख लेते हैं कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर क्यों है या कोई सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों है, इसका क्या कारण है। जैसे कि मान लो हमने कोई कंडक्टर बनाया है, तो कंडक्टर के पास बहुत सारे एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इंसुलेटर के पास नहीं, इंसुलेटर के पास भी हैं। कंडक्टर के पास जो एटम है उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपको पता है ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पाथ में मूव कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है, कम रहेगा तो ये लूजली पैक्ड रहेंगे, लूजली पैक्ड रहेंगे तो ये आसानी से एटम से बाहर निकल कर इधर उधर घूम सकते हैं। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसे हम कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कंडक्टर अगर कोई है हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं इधर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं तीसरी डायरेक्शन जा रहा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। लेकिन यही बात करें हम किसी इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, मतलब कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने ऑर्बिट से निकलकर बाहर नहीं जा सकता। इसकी वजह से किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं या बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो उनकी वजह से जो चार्ज का फ्लो होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है या फिर होता ही नहीं है। देयरफॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
एंड द कंडक्टिंग मटेरियल फ्लो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनिशियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इधर उधर कहीं पर भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जैसे इधर डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उधर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया जाता है, दैट इज बैटरी। तो हमने यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी है, बैटरी का पता है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो क्या होगा, देखना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, ये एक डायरेक्शन मिल गई, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को सभी को सेम डायरेक्शन मिल गई। तो क्या हुआ कि पहले के टाइम पर हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सभी चार्ज रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बट आफ्टर अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, मतलब इधर उधर घूमने की जगह किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। तो जिस वेलोसिटी से ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम अभी पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आपको मैंने बताया कि किसी कंडक्टर के अंदर इनिशियली इलेक्ट्रॉन, जब कोई बैटरी हमने अप्लाई नहीं की थी, तो रैंडम डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इनके पास कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं थी। बट आफ्टर अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, all the electrons started moving towards the positive terminal of the battery at a particular velocity। किसी particular velocity से ये positive terminal बैटरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Vd इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इनिशियली हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट आफ्टर अप्लाइंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज the velocity at which electrons started drifting towards the positive terminal of the battery is known as drift velocity। इसे हम क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पता करना चाहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की है, तो जो कितनी होती है, Vd इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब समझना, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। अब क्यों कहेंगे थर्मल वेलोसिटी, समझना, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी क्यों कहेंगे थर्मल वेलोसिटी? उसका कारण ये है क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आए, एटम से आए, ठीक है। किसकी वजह से आए? इनको हीट एनर्जी मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े मजे से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर घूम रहा था, बट कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी आई होगी इसके पास, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एनर्जी लेवल हाई हो गया और ये अपने ऑर्बिट से निकलकर बाहर चला गया। तो जिस वेलोसिटी से गया है दैट इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में किसी कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे? थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, एंड द वैल्यू ऑफ दिस थर्मल वेलोसिटी इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इतनी कम आई है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आई है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका कारण ये है जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, किस वेलोसिटी से? थर्मल वेलोसिटी से, ऐसे उसके सामने एक एटम आ जाता है, एटम उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, या हो सकता है कोई दूसरा एटम पहले से रुका हुआ हो, वो आ जाता है, तो इनके बीच में कॉलिजन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉलिजन के बीच में इतना टाइम लैप्स हो जाता है कि एवरेज वेलोसिटी इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब शुरुआत में इनिशियली मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड रहती, बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी। बट हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई है?
10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। उसका रीज़न ये है, जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना स्टार्ट करता है तो उसके बीच में से कहीं ज़्यादा कॉलिजन मिलते हैं, किसके साथ, किसी एटम के साथ या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है बहुत बार रुकती है, मतलब कि उसकी जो मोशन है बहुत बार रुक जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही कम आती है। सो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ एन एवरेज वेलोसिटी। अब हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है या वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वो कैसे करेंगे समझिएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल V है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, E। एक इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा होगा, हमने देखा पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये बात की बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लग रहा होगा, F = Q0E। ये हमने फॉर्मूला बहुत पहले ड्राइव करा था। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -E चार्ज होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखो हमने पोटेंशियल इस डायरेक्शन में लगाए, इलेक्ट्रॉन मूव करना इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देता है। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आए। ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखी थी तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। या फिर आप यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है, A पॉइंट से B पॉइंट तक फ्लो होने की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव के लिए है, तो अपोजिट डायरेक्शन किसके लिए हो जाएगी, नेगेटिव। और हम यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। तो F = -E, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू न्यूटन F = ma भी होता है मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ये हमने मैकेनिक्स के टाइम पढ़ा है। तो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब हम किसके मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। सो m = व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज a इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो ma = क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, -EE। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालते हैं EE/m। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है। सो व्हाट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हियर, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी किसी पर्टिकुलर बैटरी के लिए, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो इसके फॉर्मूले में तीन चीज़ें आ रही हैं, E, कैपिटल E एंड M। स्मॉल e इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कैपिटल E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी क्या रहने वाला है अभी यहाँ पर इस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट, एंड m = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी क्या रहने वाला कांस्टेंट। सो इन दिस कंडीशन द EE/m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखते हैं मैकेनिक्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v = u + at। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम t। किसी टाइम t के बाद हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, v। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो v1 = u1 + at1। एंड व्हाट इज द t1, t1 इज द टाइम, ठीक है, फॉर विच इट गेट एक्सेलरेटेड। ये जिस टाइम के लिए एक्सेलरेटेड हुआ होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो मैंने बताया था आपको थर्मल वेलोसिटी भी हम कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुरुआत में इस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड v1 इज द फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 = u2 + at2। अब आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू कांस्टेंट अज्यूम की है। रीज़न उसका ये है, ये कारण, क्योंकि अभी हमने बताया था कि a की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। सिमिलरली v3 की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा u3 + at3, और ऐसे vn की बात करेंगे तो वो हो जाएगा un + atn। nth इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, क्योंकि मान रहे हैं कि टोटल n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं इन सभी वेलोसिटी का तो क्या करेंगे,
सभी को ऐड करेंगे और n से डिवाइड करा देंगे। LHS में ये काम किया है तो RHS में भी यही काम करना होगा। क्या करेंगे हम, U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस U3 प्लस AT3, ऐसे अप टू कहाँ तक हो जाएगा UN प्लस ATN, और इन सब को ऐड करके किससे डिवाइड कराना है, हमें n से डिवाइड कराना है। अब मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी इट विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन की, हम इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देंगे। इट विल बी इक्वल टू Vd। Vd इज इक्वल टू व्हाट, Vd इज इक्वल टू U1 प्लस U2, हमने सभी इनिशियल वेलोसिटी को अलग अलग कर लिया सेपरेट, अप टू UN डिवाइडेड बाय n, एंड व्हाट इज a हमने कॉमन निकाल सकते हैं इन सभी टर्म से, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे अप टू Tn तक जाना है डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जो आएगा वो 0। रीज़न क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होंगे। इनिशियली जब बैटरी एब्सेंट थी तब किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, रैंडम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे तो ओवरऑल मूवमेंट क्या था इलेक्ट्रॉन का, 0। तो हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ, एंड टाउ इज व्हाट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बताया था मैंने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो किसी कॉलिजन की वजह से रुक गया होगा, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, कॉलिजन हुआ उसकी वजह से रुक गया, फिर आगे बढ़ता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी दूसरे एटम से टकराता है, कॉलिजन होता है, फिर अगेन रुक जाता है। सो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड एवरेज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने सभी इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। आप देख सकते हो एक ही वैल्यू जो है एक्सेलरेशन वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो Vd इज इक्वल टू व्हाट, Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m। सो व्हाट इज द E, स्मॉल e इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ applied electric field intensity, tau is known as average relaxation time, so the time between two successive collision, and m is equal to the mass of electron. So this is the formula for drift velocity of electron. Okay.